नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल 599 रूट्स पे। तो आज मैं जहां खड़ा हूं भाई, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। शायद दिल्ली एनसीआर का नहीं, मैं अगर बोलूं भारत का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये दिल्ली एनसीआर। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर का बल्कि भारत का, क्योंकि ये एक एक बेंचमार्क होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मामले में। बहुत बेहतरीन जगह है जहाँ पे आज मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा द्वारका एक्सप्रेसवे को शूट करना नहीं है। मेरा मुद्दा है, आज मैं फिर से वापस आया हूँ जिमनी के रिव्यू के साथ। मैं पहले 2 रिव्यू कर चुका हूँ और इससे पहले अगर आप देखें एक जिमनी का इंग्लिश रिव्यू आया होगा। बहुत डिटेल में तो नहीं होगा बट फिर भी एक रिव्यू आया होगा, क्योंकि मेरे पास डिमांड आई थी कि मैं एक इंग्लिश में भी रिव्यू करूँ, तो मैंने वो किया है। जो मुझे अच्छा लगता है या जो मुझे बुरा लगता है उसको लेके अब ये जो हिंदी का रिव्यू है मैं जो कर रहा हूँ, ये शायद थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो सकता है, क्योंकि 2 रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ हिंदी में और ये तीसरा कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलने वाला हूँ जो मैं शायद मैंने इंग्लिश में नहीं बोली थी। तो स्टार्ट फिर से वही होगा कि हम लोग इतिहास में जाएंगे थोड़ा बहुत, फिर जो करंट सिचुएशंस हैं उस पर देखेंगे और हम लोग आने वाले टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इतिहास की यार, तो मैं जिमनी के इतिहास में नहीं जाने वाला, मैं जिप्सी में नहीं जाने वाला। सिर्फ मैं जिप्सी को इतना बोलूँगा, जिप्सी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट था या नहीं, मैं इस बात को कहने वाला कोई नहीं हूँ, वो आप जज करेंगे। क्योंकि जिप्सी मास प्रोडक्ट्स नहीं बन पाया था, जो आम जनता थी उसको जिप्सी ने नहीं खरीदा था। आज वो बेशक उस पर जिप्सी पे वापस जा रहे हैं क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत में वो चीज़ नहीं थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी और जो पुलिस है हमारी, उन्होंने जिप्सी को वाकई बहुत सराहाया और जिप्सी को यूज़ भी की, लेकिन आम नागरिक शायद उस तौर पे उस तरीके से नहीं कर पाया। जिप्सी शायद पहले प्रोडक्ट्स में से एक थे जो कि एक लाइफ स्टाइल व्हीकल या एक 4x4 व्हीकल लेके आए। उसके बाद उस समय मेरे ख्याल में बोलूँगा टाटा भी, टाटा नहीं, महिंद्रा भी शायद जीप की विलीज बना रही थी कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो इंडिया में इस तरीके से नहीं लेके आई थी। फिर टाटा आया जो कि सफारी को लेके आया, 4x4 लाइफ स्टाइल व्हीकल को लेके। सफारी अपने आप में एक शानदार प्रोडक्ट था, कुछ हद तक सक्सेसफुल था, लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ टाटा सफारी की बात, तो इंडियन कंज्यूमर को समझना बहुत मुश्किल है यार कि उनको क्या चाहिए। उस समय भी आप देखिए टाटा अपने आप में बहुत एडवांस था यार। वो 4x4 जो आज की डिमांड है वो 20 साल पहले टाटा ले आया था, समझ रहे आप। उस समय रोड नहीं होते थे अच्छे, जब हमारे 4x4 व्हीकल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, टाटा उस समय 4x4 व्हीकल लेके आया, लेकिन इंडियन कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हमारे रोड बेहतरीन होते जा रहे हैं, इंडियन कंज्यूमर 4x4 व्हीकल को उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला इंडियन कंज्यूमर को समझना शायद थोड़ा मुश्किल है। खैर, टाटा के बाद महिंद्रा ने कोशिश की 4x4 लाने की। पहली बार जो थार आई वो सक्सेसफुल नहीं हुई। थार का जो दूसरा फेस वर्जन आया, वहाँ से 4x4 लाइफस्टाइल व्हीकल की शुरुआत मैं बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पसंद आना शुरू हुई, क्योंकि थार अपने आप में एक बल्कि प्रोडक्ट था, बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आए महिंद्रा, और कॉस्ट जो थी उसकी बहुत शानदार थी, बहुत कम थी, इसलिए वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हुआ। और वहाँ से अगर हम देखें तो 4x4 व्हीकल जो है उनकी ग्रोथ स्टोरी शुरू होती है थार 2.0 से। अब थार रॉक्स आ चुकी है 5 डोर। उसी बीच अगर आप देखें सुजुकी ने अपने जिमनी एज अ प्रोडक्ट को लेके आए, जो वर्ल्ड में 1970 से था, हिंदुस्तान में जिप्सी के तौर पे आया, तो जिमनी को लेके आए। उन्हें उम्मीद तो बहुत थी कि बहुत चलेगा, एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह लेके आए, लेकिन शायद उस तरीके से चल नहीं पाया। इसके पीछे अगर मैं बोलूँ फेलियर, तो वो कंज्यूमर्स का तो है यार। कंज्यूमर्स की एक्सेप्टेंस जो है उसको समझना मुश्किल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन सुजुकी का जो प्रोडक्ट को जो आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी था, जो प्राइस भी था, वो बहुत गलत था। अगर सुजुकी शुरुआत में ही उसको 10 लाख 11 लाख से शुरू करता, जो आज वो लेके आ चुका है नीचे प्राइस को, तो शायद ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जिमनी मास पॉपुलेशन के लिए नहीं बना था, सबके लिए नहीं बनाया। जिमनी कुछ लोगों के लिए बना है प्रोडक्ट है, जो ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, जो किसी भी टेरेन पे जाना पसंद करते हैं, या एक ऑल वेदर व्हीकल चाहते हैं, जिमनी उनके लिए प्रोडक्ट बना है। ये सबके लिए नहीं है यार, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे पहले हम लोग फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो उस मामले में अगर देखें कुछ हद तक जिमनी ठीक है, मेरी जैसी फैमिली है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, कुछ हद तक मेरे पास जिमनी है तो मैं ठीक चल सकता है, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता। तो शायद ये भी कारण है जिमनी उस तरीके से नहीं चल पाया। और थार हमेशा आप देखना लोगों ने एक सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे लिया हुआ है। मारुति का परसेप्शन ये है कि एक हमेशा प्राइमरी व्हीकल रहा है, थार एक सेकेंडरी व्हीकल जा चुका है। रॉक शायद उस परसेप्शन को चेंज कर दे।
अगर अब हम जिमनी की बात करें, एक्सटीरियर से शुरू करें, तो मैं सबसे पहले इसके टायर से शुरू करना चाहूँगा। तो यार जो इसकी टायर प्रोफाइल है, मेरे ख्याल से 195 और 80-15, शायद ये इसकी, हाँ 195 80-15 जो आप देख सकते हैं, ये इसकी टायर प्रोफाइल है। जो इसके साइज़ को देखते हुए एक परफेक्ट टायर प्रोफाइल है। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर या इससे बड़ा कुछ टायर देने की ज़रूरत है मारुति को, या होती। ये बहुत सही टायर प्रोफाइल है, कोई मुझे इसमें शिकायत नहीं है। आप जो इसके टिंटेड ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत शानदार काम करते हैं। अगर जितनी भी धूप हो, आपको जो हीट है 90% हीट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। व्हील बेस इसका ठीक है, अच्छा खासा है। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें गंद मचा होगा, लेकिन बूट स्पेस अगर 4 लोगों के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बूट स्पेस है। जो जिमनी की चौड़ाई है वो ठीक है। मैं अंग्रेजी में एक बात कहावत बोलता हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो जिमनी की जो चौड़ाई है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है यार। वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि यार आपको सिटी ट्रैफिक में एक पतली गाड़ी चाहिए होती है। वही आपका पहाड़ों पे भी हाल होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि भैया लॉर्ड अल्टो पहाड़ों की जाने हैं। अगर आप किसी लोकल से पूछे, पहाड़ी किसी लोकल से पूछे, वो लॉर्ड अल्टो को लेता क्यों है? भाई लॉर्ड अल्टो के लेने के 2 कारण, सबसे बड़े कारण है। एक तो उसकी प्राइस इफेक्टिवनेस, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, और दूसरा उसकी सर्विस भी इतनी महंगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो छोटी पतली गाड़ी है, उसको कहीं भी पार्क कर दो, पतले रोड भी पार्क कर दो, तो भी 1 या 2 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। वही जिमनी के साथ भी है यार। अगर आपकी ये पतली गाड़ी है और आप पहाड़ों पे किसी भी टेरेन पे जा रहे हैं, पतली रोड है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। और सिटी में तो माशाल्लाह बहुत ही प्यार से चलती है यार ये गाड़ी, आराम से निकाल सकते हैं इसको। जितनी भी आपको जगह मिलेगी उसमें आराम से आप निकल सकते हैं। तो ये कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं। और उसमें से एक है इसका सस्पेंशन यार वाकई में इसका वर्ल्ड क्लास है। इस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता इससे बेटर सस्पेंशन किसी और गाड़ी का आता होगा। आप कभी इसको ख़राब रोड पे, गड्ढे वाले रोड पे चलाना आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आपको थार 3 डोर में होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपकी थार 3 डोर में हड्डियाँ कीर्तन करने लग जाएंगी, लेकिन आपको जिमनी में ये फील नहीं होगा। आप लॉन्ग ड्राइव जितनी मर्जी कर लें, मैंने इसमें 700 किलोमीटर एक दिन में आराम से खींचा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मुझे कोई अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। अब जो 2 चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती थी एक्सटीरियर के मामले में, यार उसमें मैं सबसे पहले बोलूँगा कि यार जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मुझे अब फील होता है, पहले नहीं होता था, मुझे अब फील होता है कि शायद थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था, थोड़ा अच्छा थार के मुकाबले हो सकता था तो बेटर रहता, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है। और जो अगली चीज़ है यार, जो बारिश का पानी इसको क्लियर करने के लिए ये बनाया है ना, ये बहुत वाहियात चीज़ है। इसको अगर बनाना था तो कुछ इसको स्लोप ऐसे देना था कि ये पीछे की तरफ जाए पानी। अभी क्या होता है, अभी पानी इसमें स्टोर होता है और मैं सडन ब्रेक मारूं तो सारा पानी आप सोचिए मेरे शीशे पे मेरे सामने आ जाता है। उससे क्या होता है यार, एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए मेरे पास ब्लाइंडनेस आ जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। आपका वाइपर हमेशा थोड़ा चालू रहेगा, आपको एकदम से वाइपर चलाना पड़ता है। तो यार वो सिचुएशन मुझे नहीं लगता ठीक है। बाकी अगर आप इसको फ्रंट से देखें, बोल्ड लुक है, हेडलाइट शानदार एलईडी इसके अंदर आती हैं, और बाकी अगर एलिमेंट देखें तो बहुत अच्छे लगते हैं, इतने कोई बुरे नहीं लगते यार इसके अंदर, जो गाड़ी का साइज़ है उसको देखते हुए। अब अगर मैं बात करूं यार इसके इंटीरियर की, तो अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो यार स्टीयरिंग अच्छा स्टीयरिंग है इसका, ठीक है। इसका स्टीयरिंग का जो है बहुत अच्छा है। इसके कंट्रोल पैनल ठीक हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने आप में मुझे पसंद आता है, ये जिप्सी से बोरो किया हुआ है, तो ओल्ड स्कूल लुक देता है, बहुत अच्छी बात है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है यार, कोई लैग नहीं है, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। आपको जो इसके अंदर माइलेज चाहिए या आपको इसके अंदर गाने सुनने हैं, इसका म्यूज़िक का जो साउंड है वो भी बहुत अच्छा साउंड है। मुझे लगता है यूट्यूब वगैरह चलाने की इसमें मुझे ज़रूरत है। इसके एसी की बात करें, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बहुत अच्छा एसी है। 4 लोगों के लिए मेरे ख्याल में ठंडक बहुत अच्छी कर देता है। इसकी सीट्स की बात करें, काफ़ी कंफर्टेबल है, 4 लोग बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं इसके अंदर। ग्रैब हैंडल ऑफ रोडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो माशाल्लाह मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है। जो कुछ एक चीज़ें अगर मैं बोलूँ इम्प्रूव की जा सकती थी, उसमें से यार सबसे पहला है आपका ऑटो डिमिंग मिरर। जिस प्राइस टैग में ये आती है उस प्राइस टैग में हम लोग ऑटो डिमिंग मिरर देख सकते थे इसके अंदर। दूसरा अगर मैं बोलूँ जो चीज़ अच्छी हो सकती थी वो था यार, इसका जो लीवर है, जो गियर लीवर है 4x4 का, इसकी जगह नॉब होती। मानता हूँ कि आपको एक
ओल्ड स्कूल लुक में दी गई गाड़ी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अगर इसको लीवर को नॉब दे दिया होता तो शायद हमारे पास जो स्पेस यूटिलाइजेशन है जो इस एरिया का, ये ज़्यादा बेटर हो पाता। ठीक है, बाकी जो सबसे बेकार चीज़ है यार वो ये है, आपको अगर आप बैठे हो या ना बैठे हो आपको ये सीट बेल्ट पीछे की सीट में लगानी ही पड़ेंगी, वरना ये 1.5 महीने तक कान खराते हैं यार। पी 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 बीप जो बजती है वो बहुत बुरा हाल कर देती है। तो इंटीरियर में इसके मिक्स है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें बुरी हैं। लोग बोलते हैं कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉटल स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। यार आप कोई भी गाड़ी लेते हो, आप वो बॉटल स्टोर करने के लिए वो गाड़ी नहीं लेते हो यार, आपके उसके पर्पस अलग होते हैं। तो वैसे ही मेरी भी सोच है कि यार ये बॉटल अगर इसमें नहीं आती है कोई बात नहीं ना, ये गाड़ी फिर भी अपने आप में अच्छी है, आपको आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। तो यार मॉडिफिकेशन के मामले में मैंने इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली कर रखी हैं। पहला, मैंने इसमें पीपीएफ लगवा रखी है क्योंकि मेरा ब्लैक कलर है, काफ़ी स्क्रैचेस लगने के इसमें चांसेस हो सकते हैं, तो मैंने इसमें पीपीएफ लगवाया है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि मैंने इसके अंदर ऑक्सिलरी लाइट लगवा रखी है बोनट के ऊपर, क्योंकि जो इसकी स्टॉक जो इसकी फॉग लैंप आता है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं इसको सर्दियों में मैंने इसको अपने विंटर एक्सपीडिशन में यूज़ किया था, मैं बहुत डिससेटिस्फाइड था उससे, तो मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगवाई है। और जो तीसरी चीज़ है वो यार मेरी ये सीट कवर्स हैं, ये मेरे कस्टमाइज सीट कवर्स हैं, मैंने इसमें एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट लगवाया हुआ है। तो ये 3 कस्टमाइजेशन जो हैं या मॉडिफिकेशंस मैंने अपनी गाड़ी में करवाई हुई हैं। अब अगर मैं बात करूँ मैं क्या मॉडिफिकेशंस इसमें करवाना चाहता हूँ, तो यार मेरे को 2 मॉडिफिकेशन इसमें करवानी है। एक है इसका स्नॉर्कल। स्नॉर्कल आपको पानी की अंदर घुसने की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है, उसके लिए या उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आपका मेरे ख्याल में डिफरेंशियल ब्रीदर किट होती है, जिसके अंदर आपके जो डिफरेंशियल्स होते हैं उसके अंदर पानी ना जाए, वो कंटामिनेट, उसका जो ऑयल है वो कंटामिनेट ना हो, वो ख़राब ना हो, उसके लिए होता है। जो आपका स्नॉर्कल होता है वो एक्स्ट्रा एयर खींचने के लिए होता है, उससे आपकी माइलेज भी बढ़ सकती है और आपकी गाड़ी जो है जब चलती है तो एक्स्ट्रा हवा, देखिए आइस जो इंजन हमारा जिमनी का है वो आइस इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। किसी भी इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर 2 से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहला तो होता है भाई पेट्रोल, दूसरा होता है उसके अंदर जो उसको लाइट लगाई जाती है इसीलिए हमारे स्पार्कल होते हैं, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फिल्टर से आती है, यहाँ से जाती है। तो स्नॉर्कल जो है वो अच्छे से उसको ऑक्सीजन देगा तो एवरेज भी बढ़ सकती है। अभी नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है, नॉर्मल उसमें केस में क्या होता है, आपकी जो धूल होती है वो नॉर्मली 1 फीट नीचे ज़मीन के 1 फीट ऊपर तक रहती है। तो आपकी गाड़ी उतनी ही ऊंची होती है, जब चलती है तो धूल मिट्टी ज़्यादा जाती है, तो हवा का जो इनटेक होता है आप समझ सकते हैं, अगर धूल मिट्टी उड़ रही हो आपको हवा नहीं जाएगी आपके शरीर के अंदर। तो वही चीज़ गाड़ी के साथ भी होता है। स्नॉर्कल क्या होता है, क्योंकि ऊपर होता है तो अच्छी हवा खींच सकता है, इसलिए मैं स्नॉर्कल को आगे में प्लान कर रहा हूँ। और जो दूसरी चीज़ मैं मॉडिफिकेशन देखना चाहता हूँ वो है इसका रूफटॉप कैरियर, क्योंकि मैं आगे कैंपिंग करने की प्लान कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए मैं रूफटॉप कैरियर लगाना चाहूँगा। ये कुछ मॉडिफिकेशन मैं गाड़ी में कराना चाहता हूँ। अब बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो यार 1.5 लीटर इंजन मेरे ख्याल से बेहतरीन इंजन है इस गाड़ी के साइज, इस गाड़ी के वेट को देखते हुए। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आपका पावर टू वेट रेशो ठीक है, आप किसी ऑब्स्टेकल में नहीं फंसेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है एक मिडिल क्लास के लिए वो ये है कि आप इसमें एक अच्छी एवरेज आप पाते हैं। अगर मैं सिटी में बात करूँ तो सर्दियों में मुझे 14 दे देती है, गर्मियों में अगर नॉर्मल ट्रैफिक हो तो मुझे 12 दे देती है, और बहुत ही घटिया ट्रैफिक हो तो मुझे 10 की एवरेज मिलती है, कभी कभी उससे नीचे मिल जाती है 9 के आसपास, लेकिन 9 से नीचे नहीं जाती है। मैनुअल है मेरी, अल्फा मैनुअल, टॉप मैनुअल मेरी है। तो छोटे इंजन का फायदा ये है। अब थार अगर 2 लीटर आप देखें तो यार उसकी एवरेज आपकी सिटी में 6 से 8 की एवरेज आती है, हाईवे पे हाई मैक्सिमम 11 आ जाती है, जो कि ये मिनिमम एवरेज देती है, आप सोचो। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो इसका पावर टू वेट रेशो और जो इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार मैं 2 और चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बोलते हैं कि अपने टायर को अपग्रेड कीजिए। मेरे ख्याल से यार जो इसके टायर हैं मैंने सभी टेरेन में चला चुका हूँ। मैं इसको आइसी कंडीशन में चला चुका हूँ, मैं इसको स्नो में चला चुका हूँ, मैं इसको ब्लैक आइस में चला चुका हूँ, मैंने इसको मड में चलाया है, मैंने इसको सैंड में चलाया है, मैंने इसको गड्ढों में चलाया है, सब जगह मैं चला चुका हूँ। मैं बोलूँगा मैं 2 जगह फेल हुआ हूँ। एक मैं आइस जो ब्लैक आइस थी उसमें फेल हुआ, दूसरा मैं सैंड में फेल हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिमनी फेल हुई थी, मैंने ये बोला कि मैं फेल हुआ। मैं ब्लैक आइस में क्यों फेल हुआ, क्योंकि यार मैं हाई टू हाई पे
और मैं गाड़ी 4 हाई पे मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, नॉर्मल 10 की स्पीड पे, 12 की स्पीड पे मैं उसके अंदर एकदम कैजुअल होकर ड्राइव कर रहा हूँ, तो गाड़ी को ट्रैक्शन नहीं मिल पाया। मुझे एक स्पीड मेंटेन करनी चाहिए थी या मुझे 4 लो पे करना चाहिए था। अब मैं सैंड में इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैंने इसकी जो टायर का PSI लेवल है वो मैंने 26 रखा हुआ था, वो 15 या 18 के बीच में होना चाहिए था। तो ये 2 कारण है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेल हुआ, गाड़ी ने मुझे फेल नहीं किया। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि यार जो इसके टायर्स हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत फालतू पैसा है तो ही आप टायर चेंज कीजिए, वरना मुझे नहीं लगता आपको टायर चेंज करने की ज़रूरत है। इसकी हेडलाइट आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छी फॉग लैंप लगवाइए, एक अच्छी फॉग लाइट लगवाइए जो आपका लाइट का भी काम कर देगी और आपका हेडलैम्प जो आपकी हेडलाइट है उसका भी काम कर देगी। तो इसके मॉडिफिकेशन में आपको फॉग लैंप के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इंटीरियर में आप एक अच्छे सीट कवर्स लगवाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट कीजिए ताकि आप लॉन्ग रन करें तो आपको कंफर्ट फील हो। सस्पेंशन वैसे ही इसका बहुत अच्छा है। और अगली बात जो मैं बोलना चाहूँगा यार, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो मारुति की आफ्टर सेल सर्विस है। पहली चीज़ तो ये है कि मारुति का जो स्टाफ है वो अनट्रेंड स्टाफ है सुजुकी जिम्नी को लेकर, जो जिम्नी को लेकर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनकी बहुत अच्छी नहीं है। वो मतलब ट्रायल एंड एरर वाला सीन है कि भैया अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसे कर दो, ये प्रॉब्लम है तो ऐसे कर दो, अच्छा फिर भी प्रॉब्लम है, अच्छा हम बात करेंगे, ओहो इसमें ये प्रॉब्लम है सर, वो ये बता रहे हैं, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम नहीं सर, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये ट्रायल एंड एरर वाला सीन चल रहा है यार जिम्नी के साथ। और जिम्नी इतनी पुरानी प्रोडक्ट है यार, उनको समझना चाहिए सुजुकी को, उनको प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि जिम्नी के अंदर अगर इंडिया में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है तो ये उनकी इमेज इम्पैक्ट कर रही है, इनको इस चीज़ को सुधारना चाहिए। अब भाई वीडियो एंड करने से पहले कुछ एक बात कर लें, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछे कि मैं जिम्नी को 10 में से कितनी रेटिंग दूंगा, तो भाई मैं जिम्नी को 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। एक रेटिंग जो मैं नहीं दे रहा हूँ उस पर बाद में आता है, पहले 9, क्योंकि जिम्नी एज अ प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं कीचड़ में फंसा था जिसके अंदर मेरी गाड़ी के अंदर पानी फंस गया था, थोड़ा बहुत मैंने उसको आगे पीछे करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, मुझे रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक बार पड़ी क्योंकि जिम्नी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं था। जिम्नी का इंटीरियर बहुत अच्छा है, राइड क्वालिटी अल्टीमेट है, पेट्रोल की एवरेज जो एक लाइफस्टाइल व्हीकल के हिसाब से बहुत अच्छी है, ये ऑल वेदर कार है। जो मैं 1 नंबर नहीं दे रहा हूँ वो मैं सुजुकी को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सुजुकी की जो आफ्टर सेल सर्विस या प्री सेल्स, सेल्स और आफ्टर सेल्स है, मैं उसकी वजह से सुजुकी को 1 पॉइंट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जिम्नी को मैं, अगर आप सिर्फ जिम्नी ही की बात करें तो 10 में से 10 में देना चाहूँगा यार। इस गाड़ी को किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अपने आप में। अगर आप 2 से 4 लोग चलते हैं तो ये गाड़ी बहुत बेहतरीन गाड़ी है, मैं आपको बता दूँ। थार के अंदर 3 डोर के अंदर जो राइडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जो एवरेज की प्रॉब्लम्स हैं, वो जिम्नी में कुछ नहीं है। थार रॉक्स मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन थार 3 डोर की बात करूँ तो आसान नहीं है। और थार रॉक्स वैसे भी यार, मैं पहले भी अपने एक ब्लॉग में, एक पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल नहीं है यार। वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बात अलग है जब फंस जाए तो, लेकिन नहीं है वो एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल। जिम्नी एक प्रॉपर लाइफस्टाइल व्हीकल है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डू गिव इट अ थम्स अप। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ जानकारी गलत दी है या आप कुछ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं ये करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।